हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्कर कोड विद राज। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी एक और न्यू प्रॉब्लम के साथ डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रलय सीरीज में, दैट इज़ यूनिक पाथ 1। लेट्स सी हमें क्या करना है इस प्रॉब्लम में। लेकिन प्रॉब्लम में कूदने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कंस्ट्रेंट्स कि कंस्ट्रेंट्स क्या गिवन है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि एम मीन्स नंबर ऑफ रोज, एन मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स, ये याद रखिएगा। एम और एन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 100। सो तो अब आप सोच के देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि आपको अपना कोड विद इन 10 की पावर 8 में करना होता है, राइट? तो आप मैक्स टू मैक्स कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रख सकते हैं? मैक्स टू मैक्स आप रख सकते हैं एम स्क्वायर एन स्क्वायर। अब आप बोलोगे क्यों भैया एम स्क्वायर एन स्क्वायर क्यों रख सकते हैं? आप मैक एम की वर्स्ट केस वैल्यू लेके देखिए, दैट इज 100। एन की आप वर्स्ट केस वैल्यू लेके देखिए, दैट इज 100। तो अब एम स्क्वायर एन स्क्वायर क्या हो जाएगा? दैट इज 10 की पावर 8, राइट? तो आप मैक्स टू मैक्स अपना कोड एम स्क्वायर एन स्क्वायर में कर सकते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, करेक्ट? और उससे पहले देखिए आप सीधा कि सिर्फ क्या एम स्क्वायर एन स्क्वायर में करना है? नहीं, हम इसके विद इन भी कर सकते हैं। मैक्सिमम एम स्क्वायर एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, लेकिन हम एम एन में भी कर सकते हैं, एन में भी कर सकते हैं, जो हमारी मर्जी, जो जिसमें भी ये प्रॉब्लम जिस भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सबसे मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व हो रहा होगा, उसमें हम कर सकते हैं, राइट? तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम में गिवन क्या है। देखिए, इसको ध्यान से पढ़िएगा कि प्रॉब्लम में गिवन क्या है। देयर इज अ रोबोट ऑन एम क्रॉस एन ग्रिड। द रोबोट इज इनिशियली लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। अब देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रिड आपको गिवन है। एक रैंडम ग्रिड मैं बना लेता हूँ, एक रैंडम ग्रिड हम बना लेते हैं। ये हमने बना ली ग्रिड एम क्रॉस एन, ठीक है? ये ग्रिड बन गई, ओके जी। तो आपका क्या बोल रहा है कि जो रोबोट है आपका वो कहाँ पे खड़ा है? ग्रिड 0,0 पे, यहाँ पे खड़ा है आपका रोबोट, ठीक है? और आप यहाँ पे देखिए, द रोबोट ट्राइज टू मूव टू द बॉटम राइट कॉर्नर। रोबोट क्या ट्राई कर रहा है कि यार मैं ना यहाँ पे पहुँच जाऊँ, बॉटम राइट कॉर्नर पे पहुँच जाऊँ, ठीक है? द रोबोट कैन ओनली मूव आइदर डाउन और आइदर राइट। इट मीन्स अगर आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हो तो या तो रोबोट राइट जा सकता है या डाउन जा सकता है। तो अब आपको बताना क्या है? देखिए, गिवन टू इंटीजर्स एम एंड एन, द नंबर ऑफ पॉसिबल यूनिक पाथ दैट रोबोट कैन टेक टू रीच द बॉटम राइट कॉर्नर। अब आप सोच के देखिए, यहाँ पे आपको बताना क्या है? आपको ये बताना है कि अगर आपको आपको क्या बताना है, देखिए कि आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ यूनिक पाथ्स रोबोट कैन टेक टू रीच डेस्टिनेशन फ्रॉम 0,0। आपका डेस्टिनेशन क्या है? आपको पता है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है? आपका डेस्टिनेशन है M-1 N-1, राइट? और आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट आपका है 0,0, राइट? तो मे बी आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो अब आप यहाँ पे ज़रा सोच के देखिए, आप किसी भी, देखिए किसी भी ith कॉमा j सेल पे खड़े हैं, तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप जा सकते हैं, अगर मान लीजिए आप गए राइट, तो राइट अगर आप गए तो रो सेम रहेगी, आप जा सकते हैं I कॉमा j प्लस 1। अगर आप गए डाउन, तो आप डाउन से जा सकते हैं कहाँ पे? I प्लस 1 कॉमा j पे, राइट? अब आप यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे सोचिए, अब यहाँ पे हम इंट्यूशन डेवलप करते हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर आपको I कॉमा j प्लस 1 से डेस्टिनेशन तक पहुँचने का यूनिक नंबर ऑफ वेज़ मिल जाए, और आपको I प्लस 1 कॉमा j से डेस्टिनेशन तक पहुँचने का यूनिक नंबर ऑफ वेज़ मिल जाए, कि कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज़ में आप I प्लस 1 कॉमा j से, देखिए यहाँ पे ये I प्लस 1 कॉमा j है, इसको नीट एंड क्लीन लिख देते हैं, कहीं आप कन्फ्यूज़ हो जाओ। लीजिए, इसको अच्छे से लिख देते हैं। ये देखिए, इसको लिख दिया हमने I प्लस 1, ठीक है? अगर आपको पता लग जाए I प्लस 1 कॉमा j से कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज़ हैं डेस्टिनेशन जाने के। लेट्स अज़्यूम लेट्स अज़्यूम अभी आपके पास है यहाँ पे y नंबर ऑफ वेज़ हैं। लेट्स अज़्यूम कि y नंबर ऑफ वेज़ हैं आपको I प्लस 1 कॉमा j से डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, और x नंबर ऑफ वेज़ हैं I कॉमा j प्लस 1 से डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। तो हमसे उसने क्या पूछा है? टोटल यूनिक पाथ ही कैन रीच टू 0,0 टू M-1, N-1, राइट? सोच के देखिए, यही तो पूछा हमसे।
तो क्या अब मैं तो एक जनरल वे में आपको बता रहा हूँ कि आप आई कॉमा जे पे खड़े हैं, किसी भी आई कॉमा जे सेल पे, तो आप राइट की जंप लेते हैं तो यहाँ पहुँच जाएँगे, लेफ्ट डाउन की जंप लेते हैं तो यहाँ पे पहुँच जाएँगे, करेक्ट? तो अब आप यहाँ पे सोचिए, तो अगर आपको ये पता लग जाता है तो क्या आप अपना आंसर बना सकते हैं? आई कॉमा जे से, किसी भी आई कॉमा जे, किसी भी आई कॉमा जेथ कॉलम से सेल से आपको m-1 n-1 जाना है, तो आप कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज़ में जा सकते हैं? अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी डीपी ऑन 1D अरेज़ की, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी डीपी ऑन 1D अरेज़ की जिसमें मैंने आपको प्रॉब्लम करवाई थी, काउंट यूनिक नंबर ऑफ वेज़ टू रीच 0th इंडेक्स टू लास्ट इंडेक्स। तो आपको पता होगा कि कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज़ आते हैं। आई कॉमा जे से पहुँचने के डेस्टिनेशन तक कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज़ आ जाएँगे? एक्स प्लस वाई। आप बोलोगे भैया कैसे? एक्स प्लस वाई कैसे आ जाएँगे? लेट्स अज़्यूम इसको मैं बोल देता हूँ 1, इस पाथ को, इस पाथ को मैं बोल दे रहा हूँ 1, लेट्स अज़्यूम कि एक और पाथ यहाँ से निकल रहा है, दैट इज़ 2, 3, इसको मैंने बोल दिया 4, इस वाले को मैंने बोल दिया 4, इस वाले को मैंने बोल दिया 5। तो आई कॉमा जैसे देखिए टोटल पाथ्स कितने बन रहे हैं डेस्टिनेशन पहुँचने के। देखिए सोच के देखिए कि अगर आप पहले तो आप आई कॉमा जैसे राइट की जंप लेके आई कॉमा j+1 पे पहुँच जाए, फिर आप 1 नंबर वाला पाथ पकड़े, तो डेस्टिनेशन में पहुँच गए। क्या ये एक पाथ हुआ? एक पाथ आपका क्या हो गया? आई कॉमा जैसे आप पहले कहाँ गए? आई कॉमा j+1 पे, फिर आपने क्या 1 नंबर वाली रोड पकड़ी और डेस्टिनेशन पहुँच गए। ये हो गया आपका एक पाथ पूरा। राइट और नो? राइट और रॉन्ग? बताइए? ये आपका एक पाथ हो गया, ठीक है? सिमिलरली आप यहाँ से 2 नंबर वाली रोड पकड़ के पहुँच गए, यहाँ से आप 3 नंबर वाली रोड, यहाँ से 4 नंबर वाली रोड, यहाँ से 5 नंबर वाली रोड, तो कितने टोटल नंबर ऑफ वेज़ आए यूनिक पहुँचने के कहाँ? डेस्टिनेशन। क्या ये 5 आए क्या? तो मैंने बोलता अगर मान लीजिए आपको i कॉमा j+1 से x यूनिक नंबर ऑफ वेज़ मिल जाएँ और अगर आपको y यूनिक नंबर ऑफ वेज़ मिल जाएँ, कहाँ से? यहाँ से और यहाँ से, तो आपका i कॉमा j से आप फाइनल आंसर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले सोचने वाली बात क्या है कि अगर आपको i कॉमा j से अगर अपना आंसर बनाना है, तो आपको किसकी नीड पड़ती है? इसकी नीड पड़ती है कि यहाँ से मैं अपना आंसर मिल जाए मुझे। जहाँ-जहाँ मैं जा सकता हूँ, वहाँ से मुझे अपना आंसर मिल जाए। यानी मुझे किसकी नीड पड़ रही है? अपने मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, ठीक है? और हमारा मेन प्रॉब्लम का आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारे सब प्रॉब्लम के आंसर पे। तो इट मीन्स आपको इंट्यूशन डेवलप हो रही होगी थोड़ी-थोड़ी। यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? दैट इज़ रिकर्जन, ठीक है? रिकर्जन की डेफिनेशन ही क्या है? देखिए, पहली तो डेफिनेशन क्या है कि रिकर्जन इज़ अ टेक्निक इन व्हिच फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, राइट? पहली तो ये होगी टेक्निकल डेफिनेशन। लेकिन हम प्रॉब्लम सॉल्व करते वक़्त कैसे सोचते हैं रिकर्जन? कि अगर हमारी जो मेन प्रॉब्लम है, हमारे सब प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रही है, तो वहाँ पे हम रिकर्जन अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट? येस और नो? बिल्कुल, अगर आप मेरी शुरू से वीडियो लेक्चर फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी? तो हमने यहाँ पे इंट्यूशन डेवलप कर ली सबसे पहले क्या? कि हम रिकर्जन क्यों अप्लाई कर पा रहे हैं। अब रिकर्जन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए हैं। पहला स्टेप 1 कि आपकी प्रॉब्लम से डिमांड क्या है? प्रॉब्लम से डिमांड आपको पता है कि 0,0 से आपको m-1, n-1 जाना है। येस और नो? बिल्कुल, करेक्ट है। स्टेप 2 में हम अपना काम करवाते हैं इससे, बताइए? हम अपना काम करवाते हैं रिकर्जन से और हम भरोसा रखते हैं कि भाई रिकर्जन हमारा आंसर लेके आएगा और रिकर्जन से हम क्या काम करवाएँगे? देखिए, जहाँ से भी हमें अपना आंसर मँगाना होता है, वो काम हम अपना रिकर्जन से करवा लेते हैं। येस और नो? बिल्कुल। अब देखिए आई कॉमा जे से आप कहाँ जा सकते हैं? आप आई कॉमा जे से कहाँ जा सकते हैं? आप राइट की जंप लेके आप जा सकते हैं आई कॉमा j+1 पे। आप डाउन की जंप लेके जा सकते हैं, बताइए? i+1 कॉमा j पे। येस, किसी भी सेल से। तो अगर आपको ये पता लग जाए यहाँ से डेस्टिनेशन पहुँचने के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज़ हैं और यहाँ से डेस्टिनेशन पहुँचने के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज़ हैं। अगर आपको ये पता लग जाए, तो आप अपना फाइनल आंसर बना सकते हैं। जी, बिल्कुल बना सकते हैं। तो मैं अपने रिकर्जन को क्या बोलूँगा, अपने फंक्शन को क्या बोलूँगा, भाई आप जाओ, हेल्पर i कॉमा j+1 आप जाओ और मुझे डेस्टिनेशन तक का यूनिक नंबर ऑफ पाथ्स बता दो। सिमिलरली मैं क्या बोलूँगा, हेल्पर अपने फंक्शन को, यानी रिकर्जन को ही बोल रहे हैं हम, i+1 कॉमा j से भी मुझे बता दो। तो क्या मेरा फाइनल आंसर कैसे बनेगा? स्टेप 3 में हमारा फाइनल आंसर बनता है। जो भी हमने रिकर्जन से काम करवाया है, उसको मिला-जुला के जो भी
जैसे भी मिला-जुला के बनाना है हमें अपना आंसर, वैसे बना लेते हैं। कभी मिनिमम निकाल के बनाना होता है, तो कभी मैक्स निकाल के, कभी टोटल नंबर ऑफ पाथ्स ऐड करके, यही तो कर रहे होते हैं। तो अब सोच के देखिए, तो इधर फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? मान लीजिए इधर से x आ गया, इधर से y आ गया, तो फाइनल आंसर हमारा क्या बनना चाहिए था? x प्लस वाई। और x किसके बराबर है? हेल्पर i कॉमा j प्लस 1 प्लस हेल्पर i प्लस 1 कॉमा j के बराबर है। ठीक है जी, ये भी पता लग गया अब हमें। अब स्टेप 4 मस्ट ओ सबसे इम्पोर्टेंट, और स्टेप 4 कभी भूल मत जाइएगा कि आप अपने रिकर्जन को कब रोकें, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ बेस केस। अब आप सोच के देखिए, अभी मैं ट्री डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, तो आपका बेस केस क्या होगा? बेस केस आपको सिंपल समझ में आ रहा है कि अगर आप डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, तो आप रुक जाइए। अगर आप डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं, दैट इज़ कहाँ पहुँच चुके हैं? यानी आप m-1 n-1 पे पहुँच चुके हैं, तो आपको रुकना पड़ेगा। तो मैं वहाँ से क्या रिटर्न करूँगा? रुकने के लिए, अपने रिकर्जन को रोकने के लिए मैं वहाँ से क्या रिटर्न करूँगा? क्या मैं रिटर्न क्या करूँगा? 0 रिटर्न करूँगा कि -1 कि कोई मिनिमम वैल्यू, कोई मैक्सिमम वैल्यू की, या 1 रिटर्न करूँगा? सोच के देखिए, अब हम सोचते हैं कि हम क्या रिटर्न करने वाले हैं। देखिए, तो पहले तो हमारा बेस केस क्या बन जाएगा? अगर i इक्वल टू हमारा m-1 हो जाए, एंड साथ में दोनों ही ट्रू होने चाहिए। j इक्वल टू n-1 हो जाए, ठीक है? तो मुझे क्या रिटर्न करना है बताइए? क्या रिटर्न करना है बताइए आप? क्या आपको क्या रिटर्न करना पड़ेगा? 1। अब आप बोलोगे भैया यहाँ से 1 क्यों रिटर्न करेंगे? 1 इसलिए रिटर्न करेंगे, अब आप सोच के देखिए, अब अगर आप डेस्टिनेशन पहुँच चुके हैं, डेस्टिनेशन पहुँचने के कितना तरीका? एक तरीका है ना, आप खड़े रहिए वहाँ पे, कुछ भी मत करिए। तो ये एक तरीका हुआ ना? सोच के देखिए, अगर आपने मेरी, फिर से मैं वही रिपीट करूँगा कि लास्ट प्रॉब्लम देखी है डीपीएन 1D एरेज़ में, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये। लेट्स अज़्यूम आपकी डेस्टिनेशन है, आपको जाना है हरिद्वार। तो हरिद्वार पे आप पहुँच चुके हैं, तो ये एक तरीका है कि आप खड़े रहिए। अगर आप हरिद्वार पे पहुँचे, तो आपको कोई और इधर-उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई और रोड पकड़ के, बस पहुँच गए अब आप। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है? तो ठीक है जी, हमने बेस केस भी आइडेंटिफ़ाई कर लिया। हुँ, और एक और चीज़ मैं आपको सोचवाना चाहूँगा थोड़ा, कि हमें एज केसेस भी हैंडल करने होते हैं। एज केसेस भी हैंडल करने होते हैं ग्रिड में। अब वो एज केसेस क्या होंगे? देखिए, मैं तो अंधाधुंध कॉल लगा रहा हूँ रिकर्जन को, मैं तो अंधाधुंध कॉल लगा रहा हूँ ना रिकर्जन को। तो मैं बस अभी बिना सोचे आपको बता रहा हूँ बस, कि बेस केस कैसे है। अगर आप नहीं कर सकते, तो आप ट्री डायग्राम बनाइए, लेकिन ट्री डायग्राम बनाना वर्थ इट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ट्री ट्री डायग्राम बहुत बड़ा बन जाएगा, और ऐसे तो आप निकालते ही रह जाएँगे बेस केस। बेस केस आप सोचने का आपको तरीका डेवलप करना होगा। बेस केस क्या होता है? सबसे छोटी प्रॉब्लम। आपकी सबसे छोटी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? अब डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, और आपको एज केस भी हैंडल करने पड़ेंगे। एज केस क्या हैंडल होंगे, आप सोच के देखिए। कभी आप कभी आप इधर हैं, इधर खड़े हैं, कभी आप इधर खड़े हैं, आप तो इधर से भी कॉल लगा देंगे क्या? इधर कॉल लगा देंगे और इधर कॉल लगा देंगे। तो यहाँ पे आई आपका, सोच के देखिए, आई आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ नहीं हो गया? सोच के देखिए, आई आपका ग्रिड डॉट लेंथ नहीं हो गया? हुँ? बिल्कुल हो गया। तो क्या ये कॉल लगाना वर्थ इट था? आपको बताओ, क्या ये कॉल लगाना वर्थ इट था? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ से हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा? रिटर्न 0 क्यों? रिटर्न 0 यहाँ पे क्यों करेंगे? या मीन वैल्यू या मैक्स वैल्यू क्यों नहीं रिटर्न करेंगे? वो इसलिए नहीं करेंगे कि अगर मान लो आई ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ हो गया, इट मीन्स कि मैं कॉल लगाता-लगाता, देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैं इधर गया, लेट्स अज़्यूम मैं इधर गया, फिर मैं इधर गया, इधर से इधर चला गया। इधर से चला गया, तो इधर से कोई पाथ मिल रहा है डेस्टिनेशन पहुँचने का? नहीं मिल रहा। तो आप रिटर्न यहाँ से कर दो 0, और आप अगर आपने रिटर्न कर दिया, तो आप कहाँ पे पहुँच जाओगे? जिसने इसको कॉल करी थी, आप वापस से वहीं पे पहुँच जाओगे, राइट? ये बात आपको पता है। जिस भी फ़ंक्शन या जिस भी स्टैक पे कॉल हुई थी, आप वापस से वहीं पे पहुँच जाएँगे। बिल्कुल जी। तो एक और केस सोच के देखिए, अगर मान लीजिए कभी आप इधर हैं, तो क्या इधर आप कॉल लगाएँगे? बताइए। कभी आप इधर कॉल लगाएँगे? बिल्कुल नहीं लगाएँगे, क्योंकि देखिए आप मूव किधर-किधर कर सकते हैं, या तो इधर या तो इधर। आप बोलेंगे भैया ये भी तो कंडीशन हो सकती है, i लेस देन 0 हो जाए। मैं बोलूँगा नहीं, ये कंडीशन कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, तो यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल मूव ही नहीं कर सकते आप। अगर आप मूव ही नहीं कर सकते, तो आपको i लेस देन 0 की ज़रूरत है? सोच के देखिए। आप किसी भी सेल पे खड़े हैं, तो आप या तो इधर मूव कर सकते हैं, या राइट या डाउन मूव कर सकते हैं। तो आप सोच के देखिए, अगर आप इस वाले एज केस पे खड़े हैं, इस वाले बॉर्डर पे, तो क्या आप आपकी जे जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड 0 डॉट लेंथ हो गया क्या? सोच के देखिए, जे ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड 0 डॉट लेंथ हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। हाँ, तो क्या ये कॉल लगाना हमारा वैलिड था? नहीं था। यहाँ से भी हम क्या रिटर्न करेंगे? दैट इज़ 0। चाहे कभी कभी हमारा आई ग्रेटर देन ग्रिड डॉट लेंथ हो जाए, चाहे कभी, या एक और एज केस हमने सोच लिया। क्या सोच लिया? आई क्या भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो जाए, और जे ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा एन हो जाए।
तो हमें यहाँ से क्या रिटर्न करना है? दैट इज़ 0 सिंपल। बिना ट्री डायग्राम बनाए हमने सोच लिया ये बात। तो अब जाएँ और रिकर्सिव कोड लिख के लाएँ जी। बिल्कुल लिख के लाते हैं फटाक से। ठीक है जी। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या पास करूँगा? पब्लिक इंट हेल्पर। इसमें मैं क्या पास करूँ? इंट आई, जो कि क्या मैं इंट इसको मैं रो बोल देता हूँ। इंट कॉल। ठीक है, मैं इसका पहले फ़ॉन्ट बढ़ा देता हूँ। ठीक है? और इसको हटा देते हैं और इससे फुल स्क्रीन होती है क्या? फुल स्क्रीन। ठीक है। हाँ जी, ये देखिए हो गया फुल स्क्रीन और मैं फ़ॉन्ट बढ़ा लेता हूँ बिल्कुल। तो देखिए आपको समझ में आएगा। पब्लिक इंट हेल्पर, इसमें मैंने पास किया पहले रो और कॉलम, क्योंकि रो और कॉलम वेरी कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है जी, रो और कॉलम कर दिया पास। और और हम क्या पास करेंगे बताइए? अभी के लिए फ़िलहाल रो और कॉलम ही कर देते हैं, ठीक है? अब आप सोच के देखिए, अब आपको बेस केस लिखना है। तो पहला आपने लिख दिया क्या? रो ग्रेटर देन, रो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए? ग्रिड डॉट लेंथ। देखिए ग्रिड डॉट लेंथ तो दिया नहीं है, बस एम और एन दिया हुआ है। एम और एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो ठीक है जी, तो इधर मुझे एम और एन भी पास करना होगा, क्योंकि ग्रिड तो मैंने पास किया नहीं है, कुछ ग्रिड दिया भी नहीं है। तो रो ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो जाए। और रो कॉल मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए? एन हो जाए। तो मुझे यहाँ से क्या रिटर्न करना है? आपको पता है यहाँ से क्या रिटर्न करना है? ये एज केस था जो मैंने सोचा था कि रिकर्जन से कभी हम आउट ऑफ बाउंड कॉल नहीं करते हैं। जहाँ पे हमें नहीं जाना है वो कॉल नहीं करते हम कभी। यहाँ से रिटर्न कर दिया 0। इफ रो हमारा इक्वल टू क्या हो जाए? एम हो जाए। एम माइनस 1 हो जाए, सॉरी। और और की एंड कॉल हमारा इक्वल टू व्हाट? कि क्या हो जाए? एन माइनस 1 हो जाए। तो हम यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न करेंगे यहाँ से बताइए? यहाँ से हम रिटर्न करने वाले 1। बिल्कुल जी। यहाँ से हम बिल्कुल रिटर्न 1 करेंगे, ठीक है? और इंट राइट की कॉल लगा देते हैं, अपने रिकर्जन को बोल देते हैं भाई आप जाओ और मुझे लाके दो। कहाँ से? रो सेम रहेगा कॉल प्लस 1 से। राइट के लिए मुझे आप डेस्टिनेशन तक पहुँचने के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज़ हैं, वो लाके दीजिए। तो वो ये लाके देगा जी। और इंट डाउन की कॉल लगा देते हैं, हेल्पर रो रो प्लस 1 कॉल एम कॉमा एन। बिल्कुल जी, ये भी कॉल लगा दी हमने। अब हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा? सोच के देखिए, अब हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा? फाइनल आंसर बन जाएगा राइट प्लस डाउन। बिल्कुल। और रिटर्न मैं यहाँ से क्या कर दूँगा? फाइनल आंसर। ये मैंने रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे मैं किसको कॉल कर लूँगा? रिटर्न। रिटर्न अपने हेल्पर को कॉल कर लूँगा। और हेल्पर को कहाँ से कहाँ जाना है? हेल्पर ये मेरा क्या शो कर रहा है? किसी भी रो कॉमा कॉलम से, जिसको मैं आईजे बोल रहा था। तो ये हेल्पर शो कर रहा है किसी भी रो को कॉमा कॉलम से मेरे को अगर डेस्टिनेशन जाना है, दैट इज़ m-1 n-1, तो कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज़ हैं? तो मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा? m कॉमा n। ये हो गया ना, 0,0 पास करेंगे कि जी हमें, क्योंकि हमें 0,0 से निकालना है। तो राइट, अब इसको रन करके देखिए। ये स्मॉल करना पड़ेगा। नहीं, देखिए टेस्ट केस रन हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपका टेस्ट केस रन हो रहा है, ठीक है? अब आप इसको सबमिट करिए। अब जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा? TLE। बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, TLE आ चुका है आपका और टेस्ट केस आपके रन हो रहे थे। इट मीन्स कि कुछ तो अब हमें ऑप्टिमाइज़ेशन करनी होगी। क्यों ऑप्टिमाइज़ेशन करनी होगी? तो चलिए एक बार कोड एनालाइज़ कर लेते हैं इसका भी, एक बारी थोड़ा ड्राई रन करके देखते हैं कि क्या है कोड। ठीक है, मैंने इसको उठाया, कॉपी पेस्ट करा यहाँ पे, कहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके मैंने कर लिया कॉपी पेस्ट। और इसको करते हैं थोड़ा ड्राई रन कि सबसे पहले आपको 0,0 मिला होगा, राइट? सबसे पहले आपको क्या मिला होगा? 0,0। ये वाला सबसे पहले तो देखिए ये कॉल होगा, आपको पता है, वो मैंने आपको दिखा रखा है बहुत बार, लेकिन उसको मैं रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको मिला 0,0, ठीक है? और मैं इसको बोल दे रहा हूँ बेस केस 1, इसको मैं बोल दे रहा हूँ बेस केस 2, इसको मैं बोल दे रहा हूँ लाइन 1, इसको मैं बोल दे रहा हूँ लाइन 2, इसको मैं बोल दे रहा हूँ लाइन 3। आपको पता है लाइन बाय लाइन एग्ज़ीक्यूट होता है। तो अब आप सोच के देखिए यहाँ पे 0,0, 0,0 से सबसे पहले आपका बेस केस 1 एग्ज़ीक्यूट होगा। तो क्या वो बेस केस 1 में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि एम आपका क्या है? देखिए अभी अभी के लिए फ़िलहाल एम 3 और एन 3 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, राइट? ठीक है? तो आपका बेस केस इसमें जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करें जी? अब हम करेंगे बेस केस 1 तो एग्ज़ीक्यूट हुआ नहीं, अब बेस केस 2 चेक होगा
क्या बेस केस 2 में भी एग्जीक्यूट होगा? क्या मेरा रो 3, या 2, 2 पे पहुँच चुका हूँ क्या बताइए? 2, 2 देखिए ना, देखिए डेस्टिनेशन क्या बनेगा? m अगर हमारा 3 दिया है, n हमारा 3 दिया है, तो डेस्टिनेशन हमारा m-1 n-1 बन रहा है, राइट? क्योंकि ये तो लेंथ दी हुई है ग्रिड की, ठीक है? तो 2, 2 हमारा डेस्टिनेशन बनेगा। तो अब आप सोच के देखिए, यहाँ से मैं कॉल करूँगा किसको अब? सबसे पहले लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी। अब जैसे ही लाइन 1 एग्जीक्यूट हुई, तो इसने किसको कॉल किया? 0, 1 को, राइट? इसने 0, 1 को कॉल किया। अब यहाँ पे भी हम आ चुके हैं टॉप पे। टॉप ऑफ द स्टैक पे हमारे ये पड़ा होगा, ये वाला, ठीक है? और ये कॉल कौन-सी वाली है? ये राइट वाली कॉल है, आपको पता है ये राइट वाली कॉल है। तो 0, 1 यहाँ से किसको कॉल करेगा? ये 0, 2 क्योंकि हमें पता है ये भी बेस केस 1, बेस केस 2 में नहीं घुसेगा। और ये भी, ये देखिए, अब ये किसको कॉल करेगा? ये कॉल कर देगा 0, 3 को। अब आप देखिए, अब ये घुसेगा बेस केस 1 में, क्यों? क्योंकि देखिए क्या रो ग्रेटर दैन इक्वल टू m है? वो बोलेगा नहीं, रो ग्रेटर दैन इक्वल टू m तो नहीं है। लेकिन बट हमारा कॉल ग्रेटर दैन इक्वल टू n हो चुका है। तो यहाँ से वो क्या बोल रहा है कि आप यहाँ से क्या रिटर्न कर दीजिए? 0। और ये देखिए किसने कॉल की थी? राइट मैंने कॉल की थी ना, ये राइट में वेरिएबल रिसीव होगा, राइट में 0 रिसीव हो जाएगा, ठीक है? और अब ये देखिए, एक इसके लिए ये वाली कॉल तो लग चुकी है, अब लाइन 2 से कॉल लगनी बाकी है। तो लाइन 2 से किसको कॉल करेगा? बताइए? 1, 2 को। अब टॉप ऑफ द स्टैक पे हमारे क्या पड़ा है? ये पड़ा है। अब ये किसको कॉल करेगा? आपको पता है, ये 2, 2 को कॉल करेगा। ये 2, 2 को कॉल करेगा, ठीक है? तो अब इसने 2, 2 को कॉल किया लाइन 1 से, क्योंकि बेस केस 1 और बेस केस 2 में तो ये घुसेगा नहीं। तो अब देखिए, क्या ये हमारा डेस्टिनेशन पे पहुँच चुका है? ये बेस केस पर, ये तो बेस केस 2 में घुस जाएगा, जैसे ही बेस केस 2 में घुसेगा ये क्या रिटर्न करेगा? 1। कहाँ से? राइट से। अब इसके लिए लाइन 2 एग्ज़ीक्यूट होगी, जैसे ही लाइन 2 एग्ज़ीक्यूट हुई, अब सोच के देखिए, अब इसके लिए लाइन 2 एग्ज़ीक्यूट होगी तो क्या करेगा? सॉरी, ये 2, 2 यहाँ से कॉल नहीं करेगा। इसको बैक करते हैं। यहाँ पे तो कॉलम बढ़ रहा है ना। तो ये कॉल कर लेगा 1, 3 को, और ये जैसे ही 3 देखेगा, ये यहाँ से रिटर्न कर देगा 0। किसमें रिसीव करेगा? राइट में। और ये यहाँ से कॉल करेगा 2, 2 को, और यहाँ से डेस्टिनेशन पहुँच चुके हैं, दैट इज़ 1। इट मीन्स देखिए 0, 0 अब 0, 0 से राइट की कॉल लगाइए। 0, 0 से आप राइट की कॉल लगाइए तो आप कहाँ पहुँच जाएँगे? 0, 1 पे। फिर से आप राइट की कॉल लगाइए, तो आप कहाँ पहुँच जाएँगे? 0, 2 पे। फिर आप यहाँ से डाउन की कॉल लगाइए तो आप पहुँच जाएँगे 1, 2 पे। फिर आप 1, 2 से फिर से डाउन की कॉल लगाइए तो आप कहाँ पहुँच जाएँगे? 2, 2 पे। तो क्या ये एक पाथ बन गया? हाँ, बिल्कुल जी, ये एक पाथ बन गया। तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा? 1। अब क्या होगा? इन दोनों का आंसर प्लस, क्योंकि अब लाइन 3 एग्ज़ीक्यूट होगी। 0 + 1, 0 + 1, क्योंकि देखिए दोनों कॉल, ये एक एरो एक कॉल दर्शा रहा है, ये दूसरा एरो दूसरा कॉल दर्शा रहा है। तो ठीक है? तो यानी ये दोनों लाइन एग्ज़ीक्यूट हो चुकी हैं इस वाले के लिए, 1, 2 के लिए। तो अब फाइनल आंसर से क्या ऐड करेगा? 0 + 1 ऐड करेगा और रिटर्न क्या कर देगा? लाइन 4 से इसको रिटर्न कर देगा 1। तो ये देखिए, ये 1 + 0 होगा, ये यहाँ से रिटर्न कर देगा, दैट इज़ 1। फिर ये किसको कॉल करेगा? आपको पता है ये किसको कॉल करेगा? इसके लिए लाइन 1 चल चुकी है। अब लाइन 2 से किसको कॉल करेगा? आपको पता है ये कॉल करेगा 1, 1 को, राइट? सिमिलरली ये किसको कॉल, हर जगह से आपको पता है 2-2 कॉल निकलने वाली है। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी तो 2 की पावर n + m, और भाई देखिए 2 की पावर 100, 2 की पावर, एक पल को भाई देखिए, अगर n + m का सम लेस देन इक्वल टू 30 होता ना, तब जाके मैं सोच सकता था। अब आप बोलोगे कि n + m क्यों आया? ये n + m का आंसर आप मुझे देंगे कि ये n + m क्यों आया? ओके। अगर n + m लेस देन 30 होता ना, यानी अगर मैं नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स को मिला दूँ, लेस देन 30 होता, तब हमारा रिकर्जन वर्क कर सकता था। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 30 अप्रॉक्सिमेटली ये लेस देन होता है 10 की पावर 9, तो 2 की पावर 30 से लेस देन होना चाहिए था। इक्वल टू पे भी नहीं चलता, लेस देन होना चाहिए 30, कम से कम 27, 26 होना चाहिए, तब जाके कोड हमारा रिकर्जन वाला वर्क कर जाता, टीएलई नहीं आता। ये बात आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि आपने मेरा लेक्चर अगर देखा है, व्हाट इज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये तो बहुत ईज़ी लग रहा होगा अब आपको। तो ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1, 1 से ये किसको कॉल कर लेगा? 1, 2 को, और ये यहाँ से भी 2 कॉल निकलेगी, यहाँ से किसको कॉल कर लेगा बताइए? यहाँ से बताइए अब आप किसको कॉल कर लेंगे? 2, 1 को। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर आप गौर फरमाएँगे, देखिए क्या 1, 2 और 1, 2 यहाँ पे भी आप 2 जगह सॉल्व कर रहे हैं? दैट इज़ व्हाट? ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हमें दिख गई। अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हमें दिख गई, तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? दैट इज़ दैट इज़ अपना मेमोराइज़ेशन, दैट इज़ डीपी का कांसेप्ट। ओके। तो यार अब आप बोलोगे भैया, यार मैं ट्री डायग्राम बना के देखूँ, अगर मेरा रिकर्जन फेल हो रहा है और रिकर्जन मेरा टीएलई दे रहा है, तो क्या मैं ट्री डायग्राम बना के देखूँगा हर वक़्त? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका रिकर्जन अगर फेल हो रहा है, अगर आपके रिकर्जन में टीएलई आ रहा है, प्योर रिकर्जन आप लगाते हैं और टीएलई आ रहा है, और आपसे प्रॉब्लम में आपसे
कुछ मैथमेटिकल टर्म्स पूछी गई है। मैथमेटिकल टर्म्स बोले तो मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट यूनिक नंबर ऑफ वेज, या मतलब नंबर ऑफ वेज, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स पूछी गई है। मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम, ये भी हम आगे देखेंगे। मिनिमम ऑफ मैक्सिमम, इसको मैंने मिनी मैक्स डीपी बोला है। मैक्स ऑफ मिनिमम, मैक्स ऑफ मिनिमम, या लेंथ, लेंथ आपकी कुछ लेंथ, कुछ भी मैथमेटिकल टर्म या कुछ मैथमेटिकल वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो आप वहाँ पे सोच सकते हैं कि आपका डीपी लग सकता है, डीपी अप्लाई हो सकता है, राइट? अब आपको समझ में आया? तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें चेक करनी है। अगर आपका रिकर्जन कभी फेल हो रहा है और आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? कुछ मैथमेटिकल वैल्यू, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे हमारा डीपी लग सकता है, क्योंकि आपका रिकर्जन तो फेल हो जाएगा और इसका आंसर आप मुझे देने वाले हैं कि 2 की पावर n प्लस m क्यों हो रही है? यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्जन की, क्योंकि अगर आपने वीडियोज़ देखी है तो आपको ईज़िली समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो इट मीन्स देखिए, अगर मैंने तो आपको बस एक एक प्रॉब्लम शो कर दी, मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ ट्री डायग्राम, क्योंकि अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखी तो आपको पता होगा कि कैसे कोड बाय कोड, लाइन बाय लाइन एग्ज़ीक्यूट होती हैं चीज़ें। तो मैं ड्राई रन करूँगा, इससे बढ़िया तो आप ड्राई रन कर लीजिए, मैंने हल्का सा ड्राई रन करके दिखाया है कैसे ड्राई रन होगा और कैसे कॉल होगी और कैसे रिटर्न होगा, ठीक है? तो इसको पूरा ड्राई रन आप कर लीजिएगा और हो सके तो स्क्रीनशॉट खींच के आप भेजिए, ठीक है? और ये हो गया। तो आपको एक भी जैसी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम दिखी, इट मीन्स आप डीपी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब डीपी अप्लाई करने के लिए आपको पता है ग्रिड में एम क्रॉस एन लेंथ का ही हम लेंगे। अब आप बोलोगे भैया एम क्रॉस एन लेंथ का क्यों लेंगे? क्योंकि हम डीपी ऑफ आईजे में हम बेसिकली क्या स्टोर कर रहे हैं, देखिए 1, 2, ये 1, 2 से ये पाथ निकाल के आएगा ना, ये 1, 2 से चेक करेगा 2, 2 पहुँचने तक के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज हैं। तो 1, 2 पे मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ कि 1, 2 से 2, 2 पहुँचने तक के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज हैं, राइट? ये स्टोर कर रहा हूँ 1, 2 पे। ठीक है? ऐसे ही कभी हो सकता है 0,1 भी रिपीट हो, तो 0,1 पे मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ 0,1, इट मीन्स जैसे मैं कभी आपको बोलता हूँ, मैंने 0,1 सॉल्व कर लिया है, अगर मैंने 0,1 सॉल्व कर लिया है, हाँ, तो मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दूँगा। तो इसका मतलब क्या है 0,1 सॉल्व करने का? कि 0,1 सॉल्व कर लिया, इट मीन्स 0,1 से अगर मैं 2,2 पहुँचने तक के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज हैं, ये मैं स्टोर कर चुका हूँ। और अगर मैंने 0,0 सॉल्व कर लिया, तो 0,0 पे मैं क्या स्टोर करूँगा? 0,0 से कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज़ हैं अपने डेस्टिनेशन पहुँचने के, वो मैं स्टोर करूँगा 0,0 से, राइट? बिल्कुल यही तो स्टोर करूँगा। और अगर आपको याद आ रहा हो तो टैब्यूलेशन में भी कुछ हम यही नहीं कर रहे होते? यही तो कर रहे होते हैं, स्मॉलर प्रॉब्लम से अब बिगर प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं तो। हम अपने बॉक्स का मीनिंग असाइन करते हैं सेल में कि क्या स्टोर करने वाले हैं। तो इधर भी वही चीज़ हो रही होती है रिकर्जन में भी। ठीक है? बस लेकिन कई बार होता है लोग फटाफट बता देते हैं, अरे देखो बस -1 से इनिशियलाइज़ किया और -1 नहीं है तो रिटर्न कर दो, क्योंकि आप एक बार सॉल्व कर चुके हो। तो हम बेसिकली यही सॉल्व कर रहे होते हैं कि देखिए 1, 2 ओवरलैपिंग है, तो 1, 2 से मैं 2, 2 डेस्टिनेशन तक पहुँचने के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज़ हैं, वो स्टोर कर लूँगा। इट मीन्स जब मैं बोलता हूँ आपको कि 1, 2 मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो मैं उसको दोबारा उसको उसका आंसर स्टोर कर लो ना। हाँ, तो इसका मतलब यही है कि 1, 2 से डेस्टिनेशन तक पहुँचने के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज़ हैं, वो मैंने स्टोर कर लिया 1, 2 पे। फिर ऐसे ही सिमिलरली 1, 1 कभी हो सकता है रिपीट हो, तो 1, 1 से 2, 2 पहुँचने के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज़ हैं, मैं वो स्टोर कर लूँगा। यहाँ पे अब आपको पता लग चुका है डीपी लगेगी, और जब भी डीपी ऑन ग्रिड्स में आप जनरली देख रहे होंगे, हम एग्ज़ैक्ट एम क्रॉस एन लेंथ का ही डीपी एरे बनाते हैं। तो इधर भी हम डीपी एरे कितने लेंथ का बनाएँगे? एम क्रॉस एन लेंथ का। तो लीजिए फटाक से बना देते हैं। इंट पहले फुल स्क्रीन कर लेते हैं इसको, ठीक है? इंट डीपी इक्वल टू न्यू इंट व्हाट? एम क्रॉस एन लेंथ का मैंने बना लिया। और मैं क्या करूँगा, एक लूप लगाऊँगा, सबको -1 से इनिशियलाइज़ कर लूँगा, ठीक है? आपकी मर्ज़ी है, इधर 0 से भी काम बन सकता है, लेकिन मैं -1 से इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ, क्योंकि जनरली -1 से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं तो हमारा काम बनता है। लेकिन हमें भी लेकिन आपको पता होगा, अगर कभी भी हम इनिशियलाइज़ कर रहे होते हैं किसी भी वैल्यू से, तो हम उसको सोच के इनिशियलाइज़ करते हैं कि कहीं हमारी वो वैल्यू कहीं कभी फाइट ना करने लग जाए, कभी हम मिनिमम मैक्सिमम निकाल रहे होते हैं, फाइट करने लग गई हो, तो हमारा आंसर चेंज हो सकता है। तो वो जो जिससे भी हम इनिशियलाइज़ करें, हमारी वो वैल्यू कभी पिक्चर में नहीं आनी चाहिए। तो ठीक है, तो इधर अभी आपको पता है -1 तो नंबर ऑफ वेज़ होते नहीं है, तो -1 तो कभी भी पिक्चर में आएगा नहीं। तो मैंने डीपी अरे को सबको इनिशियलाइज़ करवा लिया -1 से, और मैंने इधर पास कर दिया डीपी, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ व्हाट? देखिए ये
यहाँ पे भी मैंने डीपी पास कर दिया और देखिए यहाँ पे भी आप डीपी पास कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप डीपी पास कर सकते हैं। अरे! यहाँ पे भी आप डीपी पास कर सकते हैं, राइट? तो ठीक है जी। और अब मेमोराइज़ेशन में कन्वर्ट करने का क्या स्टेप होता है देखिए, इफ डीपी ऑफ रो, कॉमा कॉल कभी अगर उसमें -1 नहीं पड़ा, इट मीन्स मैं उसको सॉल्व करके आ चुका हूँ कभी ना कभी। तो मैं क्या रिटर्न कर दूँगा डायरेक्ट, रिटर्न कर दूँगा डीपी ऑफ रो, कॉमा कॉल। यही तो करता हूँ मैं, बताइए। और अगर मैंने कभी सॉल्व नहीं किया है, तो मैं अब अपने डीपी ऑफ रो, कॉमा कॉल पे क्या स्टोर करवा लूँगा, रो, कॉमा कॉल पे मैं क्या स्टोर करवा लूँगा, अपना फाइनल आंसर। अब मैंने फाइनल आंसर स्टोर करवा लिया और यहाँ से मैं डीपी और रो, कॉमा कॉल ही रिटर्न कर दूँगा। वैसे तो आप फाइनल आंसर भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो करते आ रहे हैं वही कर लेते हैं जी। डीपी रो, कॉमा कॉल को मैंने रिटर्न कर दिया। और कुछ कहीं पास करना है डीपी, कुछ दिक्कत आ रही हो कहीं, तो अभी तक तो नहीं दिख रही है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो ठीक है जी, रन करिए इसको। देखिए चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है और यहाँ पे सबमिट मार के देखिए। देखिए ये कोड आपका चल चुका है। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सोच के देखेंगे, तो यहाँ पे तो ये जो जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे 0,1 है या 1,1 है, ये एक ईच सेल को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। किसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है? ईच सेल को। और मुझे ईच सेल की वैल्यू सॉल्व करनी होगी, है ना? ईच सेल की वैल्यू तो मैं मैक्स टू मैक्स कितने सेल सॉल्व करूँगा? देखिए कभी इधर देखिए 1,2 आया था, अगर मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो उसका आंसर तो मैंने स्टोर कर लिया है। मैं आंसर स्टोर कर लिया, इस वाले 1,2 से 1,3 और 2,2 को तो मैं कॉल करूँगा नहीं। तो इट मीन्स मैं वर्स्ट केस में कितनी सेल सॉल्व करूँगा? आपको पता है कितने सेल सॉल्व करोगे? एम क्रॉस एन सॉ एम क्रॉस एन सेल की वैल्यूज़ आप फिल कर रहे होगे। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अब आप सोच के देखिए कि पहला तो डीपी का स्टोरेज एम क्रॉस एन प्लस ऑर्डर ऑफ एम प्लस एन स्टैक का कि आप कितनी कॉल वर्स्ट केस में वर्स्ट केस में स्टैक में कितनी कॉल पड़ी होंगी, वर्स्ट केस में कितनी कॉल, वर्स्ट केस में आपके स्टैक में कितनी कॉल पड़ी हो सकती है, एम प्लस एन। अब आप बोलोगे भैया देखो, लेकिन यहाँ पे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो 2 की पावर n प्लस m आ रही है इसकी। तो n प्लस m 2 की पावर n प्लस m कॉल्स क्यों नहीं पड़ी होगी? क्यों? क्योंकि हम यही तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिख रही है हमें, यहाँ पे 2 की पावर 0 कॉल्स, यहाँ पे 2 की पावर 1 कॉल्स, यहाँ पे 2 की पावर 2 कॉल्स, ऐसे सो ऑन। अगर 2 की पावर n प्लस m रोज़ है, तो 2 की पावर n प्लस m कॉल्स, उसको सम करेंगे तो क्या आएगा? 2 की पावर n प्लस m। तो आप बोलोगे भैया इधर 2 की पावर n प्लस m क्यों नहीं पड़ी होगी कॉल्स वर्स्ट केस में? तो मैं आपको ये बोलूँगा कि 2 की पावर n प्लस m इसलिए नहीं पड़ी होगी, क्योंकि हमारे स्टैक में पहले क्या होता है, देखिए पहले कॉल कैसे लगेगी, पहले कॉल लगना स्टार्ट होगी ऐसे 0,0, फिर कॉल लगेगी 0,1, फिर कॉल लगेगी 0,2, फिर कॉल लगेगी 0,3। और जब 0,3 जब सॉल्व हो जाएगा ना बेस केस से, जब ये रिटर्न कर देगा 0, तो ये स्टैक से हट जाता है। तो इसलिए वर्स्ट केस में स्टैक में कितनी कॉल्स पड़ी होंगी? m प्लस n कॉल्स ही पड़ी होंगी। क्यों? क्योंकि जो भी सॉल्व हो जाती है स्टैक में, वो हट जाती है वहाँ से। क्योंकि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है आपको कि जब भी कोई चीज़ रिटर्न होती है, तो वो अपने कॉल्स को वो स्टैक से क्लियर कर देता है। तो मे बी अब आपको इस प्रॉब्लम में आपको मेमोराइज़ेशन एंड रिकर्जन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका टेबुलेशन एंड स्पेस ऑप्टिमाइज़ेशन। तो मे बी आप हो सकता है डीपी पुराले सीरीज़ को एन्जॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हम बहुत इन डेप्थ देख रहे हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर।